Hello everyone, good morning. So this is the lecture for BSc final year in organic chemistry. लास्ट लेक्चर तक हम ये डिस्कस कर चुके थे कि जब मेटल को 4 लिगेंड टेट्राहेड्रल फील्ड में अप्रोच करते हैं तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस पैटर्न में होती है, और जब मेटल को 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अप्रोच करते हैं तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस पैटर्न में होती है, ये हम देख चुके थे। आज हम इन दोनों में कंपैरिजन देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग में। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, कंपैरिजन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक, चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या विपाटन की तुलना। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये डायग्राम बना लीजिएगा। इस डायग्राम में एक चीज का ध्यान रखना है आपको। देखिए यहाँ ये कंबाइंड डायग्राम शो किया हुआ है। इस डायग्राम में आपको डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग भी शो की हुई है, और डी ऑर्बिटल की तो शो की हुई है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में भी जो स्प्लिटिंग होती है उसको भी शो किया हुआ है, और टेट्राहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है उसको भी शो किया हुआ है। यानी एक ही मेटल ली हुई है। ठीक है, उस मेटल के पास अगर आप 6 लिगेंड को लेकर आएंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में तो स्प्लिटिंग कैसे होनी है, और उसी मेटल के कांटेक्ट में अगर 4 लिगेंड को टेट्राहेड्रल फील्ड में लेकर आएंगे तो स्प्लिटिंग कैसे होनी, ये शो कर रखा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये दिखाई दे रहा है। यहाँ तक तो हम देख चुके थे कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है उसमें ईजी ऑर्बिटल हायर एनर्जी के और T2G ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के बनते हैं, और टेट्राहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है उसमें T2 ऑर्बिटल हायर एनर्जी के और E ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के बनते हैं। क्यों बनते हैं ये सब देख चुके हैं। यहाँ देखो एक बड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों में। ये जो इन दोनों के बीच डिफरेंस है ना, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, यानी कितनी एनर्जी से ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुए हैं दो सेट में, वो जो डिफरेंस है उसको ये बोलते हैं हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही है, दोनों सेट्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज डेल। ठीक है, टेट्राहेड्रल फील्ड में है तो डेल टी, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है तो डेल ओ। ठीक, अब यह एक डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो डिफरेंस है वो ज्यादा बनाया हुआ है, देख लीजिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, और ये डिफरेंस इसके कंपैरिजन में कम है। आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। यही बड़ा डिफरेंस है इन दोनों स्प्लिटिंग में कि डेल टी की वैल्यू डेल ओ से कम होती है। ठीक है, अगर आप किसी मेटल आयन के कांटेक्ट में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड की अप्रोच देखेंगे तो जो स्प्लिटिंग होगी वो स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होगी उसकी तुलना में ज्यादा होगी। ठीक, ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। दिस इज द 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ऐसा ही बोलते हैं हम लोग, संभ्रंश केंद्रीय धातु परमाणु के संभ्रंश डी कक्षक। और ये क्या है, ये शो कर रहा है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, यानी अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन। और ये इधर वाला डायग्राम शो कर रहा है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड, यानी चतुष्फलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन। इस फिगर को हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन डेल टी एंड डेल ओ। यहाँ हम एक्चुअल में डेल टी और डेल ओ में रिलेशन देखने वाले हैं कि ये ज्यादा है ये कम है, कितना ज्यादा कितना कम, ये वाली बात करने वाले हैं, क्यों ज्यादा है क्यों कम है। ठीक है, ये सारा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये मैं बार बार भूल जाती हूँ, आप जब भी ऐसा डायग्राम बनाते हैं एनर्जी लेवल जिसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप ये एनर्जी वाली लाइन जरूर बनाइए। ये रिप्रेजेंट करिए कि लोअर से अप जाओगे आप तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। ये सारे डायग्राम के साथ बनानी है आपको। देखो पहले भी नहीं बनाई थी ना, आप यहाँ भी बना लीजिएगा, है ना। ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, उससे पहले तो शायद मैंने बनाई थी। चलो ठीक है। सो हम ये बोल रहे हैं कि डेल ओ इज ग्रेटर देन डेल टी होता है। ठीक, कितना ग्रेटर देन होता है, ये रिलेशन लिख लीजिए, इतना होता है। ये रिलेशन होता है इनमें, डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ होता है। ठीक है ना, या मैं ये बोल सकती हूँ डेल ओ इज इक्वल टू 9/4 डेल टी होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग डेल टी इज इक्वल टू 0.45 डेल ओ आने वाला है। ओवरऑल डेल ओ विल बी ग्रेटर देन डेल टी, डेल ओ की वैल्यू डेल टी से ज्यादा आएगी। ये है डेल टी और डेल ओ में संबंध। ठीक है, ये आप लिखिएगा। अब ये ज्यादा क्यों है ये कम क्यों है ये देख लेते हैं। देखिए यही था, यही हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल को 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल को ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं। ठीक, देखिए
हम क्या पढ़ने वाले, हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, डेल टी और डेल ओ ज्यादा क्यों, डेल टी क्यों है, ये क्या है, स्प्लिटिंग है। ये स्प्लिटिंग क्यों हुई, ये विपाटन क्यों हुआ, जब लिगेंड ने मेटल को अप्रोच किया, ठीक है ना, लिगेंड ने मेटल को अप्रोच किया तो मेटल की डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए। क्यों स्प्लिट हो गए, क्योंकि मेटल की डी ऑर्बिटल और इनकमिंग लिगेंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और मेटल की डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन हुआ, ठीक है ना, प्रतिकर्षण हुआ, तो ये स्प्लिटिंग हुई। बात समझ में आ रही है शायद, ठीक है। अब मैं ये बोल सकती हूँ, ये जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल की डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, रिपल्शन की वजह से हो रही है, तो ये रिपल्शन जितना ज्यादा होता जाएगा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होती जाएगी, दैट मीन्स ये गैप उतना ही ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गैप ज्यादा क्यों है, यहाँ कम क्यों है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। यहाँ पर मेटल को 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पर मेटल को 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, डेट में। और मेटल वही है, देखो एक ही मेटल की बात की हमने, एक ही डी ऑर्बिटल को हमने दो तरीके से स्प्लिट करके दिखाया, ठीक है ना, एक ही मेटल की डी ऑर्बिटल को, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ, माना कि ये मेटल और ये मेटल दोनों सेम है, ठीक है। अब इसको ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, इसको टेट्राहेड्रल फील्ड में 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि इस मेटल की डी ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इन 6 लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन फील करेंगे, और इस मेटल की डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो केवल और केवल 4 लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन फील करेंगे। तो ओवरऑल रिपल्शन जो होगा, प्रतिकर्षण जो होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, वो ज्यादा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। दिखाई दे रहा है साफ साफ, यहाँ 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं उस मेटल को, उसी मेटल को यहाँ 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे, डेट मीन्स यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा बजाय कि यहाँ से। और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा, जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होने वाली है, स्प्लिटिंग होने वाली है, उतना ही ज्यादा विपाटन होने वाला है। तो हम बोल सकते हैं, बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल ओ विल ग्रेटर देन डेल टी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में मेटल को 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं और टेट्राहेड्रल फील्ड में मेटल को 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, जो भी मैंने बात बताई पहले आप वो लिख लीजिए, ये लिखिए, ठीक है, ये सेंटेंस लिखिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड of d orbital is less than the crystal field splitting of d orbital in octahedral field, ठीक है, that is del t is less than del o। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे, अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन चतुष्फलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन की तुलना में अधिक होता है, या आप ये लिख सकते हैं चतुष्फलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन से कम होता है, ठीक है। अर्थात डेल टी की वैल्यू डेल ओ से कम होती है, ये बना लीजिएगा आप, डेल टी इज लेस देन डेल ओ, ओके। आगे आपको लिखना है क्योंकि इसका पहला रीजन लिखिएगा, ए रीजन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पहला रीजन लिखिएगा, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड 6 लिगेंड, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड 6 लिगेंड अप्रोच टू द मेटल आयन, वेयर इज only 4 ligands are approached to the central metal ion in tetrahedral field, ठीक है। यही बात कही थी हमने कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं जबकि टेट्राहेड्रल फील्ड में 4 ही लिगेंड अप्रोच करते हैं, इसी वजह से ये चीज आती है, डेल ओ की वैल्यू डेल टी से ज्यादा आती है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे, अष्टफलकीय क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु के निकट 6 लिगेंड पहुंचते हैं, जबकि चतुष्फलकीय क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु के निकट केवल 4 ही लिगेंड पहुंचते हैं, ठीक है। ये इसका पहला रीजन हो गया कि ये डेल ओ डेल टी से ज्यादा क्यों होता है, इसलिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रीजन देखते हैं, इसके 2 रीजन है।
दूसरा रीजन ये है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब स्प्लिटिंग होती है तो ईजी ऑर्बिटल कहाँ कैसे बनते हैं, हायर एनर्जी के, और T2G इसमें टेट्राहेड्रल फील्ड में T2 ऑर्बिटल बनते हैं हायर एनर्जी के। ठीक है, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड मेटल को एक्सिस से अप्रोच करते थे, एग्जैक्टली एक्सिस से अप्रोच करते थे। ठीक है, और एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं, ईजी ऑर्बिटल, तो वो ज़्यादा रिपल्शन फील करते थे, इसीलिए वहाँ क्या होता था, वो हाई एनर्जी में स्प्लिट हो जाते थे। ठीक है, और टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता था, टेट्राहेड्रल फील्ड में हमने ये देखा था कि लिगेंड मेटल को इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच करते हैं। ये देखिए यहाँ देखा था हमने, लिगेंड मेटल को इन बिटवीन अप्रोच करते हैं। देखिए ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये एक्सिस तो यहाँ पर है। ठीक है ना, तो एक्सिस के लगभग इन बिटवीन बीच से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अब इन बिटवीन अप्रोच करते थे, इसीलिए हम ये बोल रहे थे कि वहां पर जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी हाई रहती थी। स्प्लिटिंग के बाद हायर एनर्जी के बनते थे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक है, बिल्कुल हायर एनर्जी के बनते तो हैं, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ इससे कम एनर्जी के बनते। जैसे यहाँ पर जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है ना, यहाँ पर जितने ज़्यादा रिपल्शन होता है ईजी ऑर्बिटल में, उतना रिपल्शन यहाँ T2 ऑर्बिटल में नहीं होता है। ठीक है, एक ये रीज़न भी है कि डेल टी की वैल्यू कम होती है। उतना रिपल्शन क्यों नहीं हो पाता है उसको देखिएगा। यहाँ पर ये तो हमने देख लिया था कि जो लिगेंड है वो मेटल को एक्सिस के बीच से अप्रोच करते हैं, लेकिन बिल्कुल वहां से अप्रोच नहीं करते हैं जहां पर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है एक्चुअल में। अगर आप इसी क्यूब में dxy, dyz और dzx बनाएंगे तो आप ये पाएंगे कि उनकी जो लोब है वो लगभग ऐसे मिलेगी आपको। देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अब इसके बीच में आप बनाएंगे तो यहाँ ऐसे मिलेगी। ठीक है, फिर ये ऐसे मिलेगी, तो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट है। इनका जो पाथ है ना, लिगेंड जहाँ से आ रहे हैं वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के आसपास है, एग्जैक्टली वहां से नहीं है जहां नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। ठीक है, जबकि डी ऑर्बिटल में क्या होता है, डी ऑर्बिटल में तो जो लिगेंड है वो एग्जैक्टली वहां से आता है जहां पर एक्सिस है। ठीक है, तो एक्सियल और डी ऑर्बिटल जो है वो ज़्यादा रिपल्शन फील करते हैं, और यहाँ पर जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है वो डी ऑर्बिटल में जो एक्सियल ऑर्बिटल है उसकी तुलना में कम रिपल्शन फील करते हैं। बात समझ में आ रही है शायद, कि यहाँ पर बिल्कुल उसके सिध में नहीं होते हैं, डी ऑर्बिटल लिगेंड के बिल्कुल वे में नहीं होते हैं, लिगेंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होके आता है। ठीक है, ये तो अपना टेट्राहेड्रल फील्ड बना के आएगा, और वो तो प्लेन में होते एक तरीके से। यहाँ तो आपको पता था दो प्लेन में, एक अबाउट द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके वे में नहीं होंगे। ठीक है, डी ऑर्बिटल के वे में नहीं होंगे। तो सेकेंड रीजन ये था, आप नोट कर लीजिए। यहाँ ये रहा, हम देख रहे थे कि क्यों डेल टी लेस है डेल ओ से, उसका फर्स्ट रीजन हम लिख चुके थे। सेकंड लिखिएगा बी, द लिगेंड इन टेट्राहेड्रल सिमेट्री आर नॉट ओरिएंटेड डायरेक्टली टुवर्ड्स द डी ऑर्बिटल, whereas the ligand in octahedral symmetry are oriented directly towards the EG orbital, so that there is more repulsion and more will be the crystal field splitting, किसमें, डेल ओ। ठीक है, इन कंपैरिजन टू द टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, डेल टी। नोट कर लीजिएगा, यहाँ यही बताया हुआ है कि टेट्राहेड्रल फील्ड में जो लिगेंड है वो मेटल को डी ऑर्बिटल से डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, नॉट ओरिएंटेड डायरेक्टली टुवर्ड्स द डी ऑर्बिटल। जबकि ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में क्या होता है, जो लिगेंड है वो मेटल के ईजी ऑर्बिटल के डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वहीं से आते हैं, सो दैट देयर इज मोर रिपल्शन। सो इसलिए क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में रिपल्शन ज़्यादा होगा बजाय कि टेट्राहेड्रल के, और इसीलिए स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी हमारी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, वो ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कंपैरिजन में। ठीक, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे, आप लोग ऐसे लिखेंगे, चतुष्फलकीय सममिति में लिगेंड मेटल के डी ऑर्बिटल के एकदम सिध में नहीं होते हैं, जबकि
अष्टफलकीय सममिति में लिगेंड मेटल के ईजी कक्षकों के एकदम सिध में होते हैं। ठीक है, इसलिए अधिक प्रतिकर्षण होता है तथा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अधिक होगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिकर्षण अधिक होगा, इसलिए अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन चतुष्फलकीय क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है। ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां तक ये जो कंपैरिजन है शायद समझ में आ गया होगा आपको। ये दो ही रीजन थे, एक तो आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर ये हायर का बन रहा है, इस पे ये वाला हायर बन रहा है, और फिर ये वाला जो है डेल ओ ज्यादा क्यों है डेल टी से, तो हम देख चुके हैं कि एक तो यहाँ तो ओनली 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। दूसरा रीजन ये था कि यहाँ पर जो लिगेंड है वो एग्जैक्टली इजी ऑर्बिटल की वे में होते हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, एकदम सीध में नहीं होते T2 ऑर्बिटल के, इसीलिए यहाँ पर रिपल्शन इसके बजाय कम होता है। ठीक, तो डेल टी की वैल्यू कम होती है डेल ओ से। तो यहाँ तक कंपैरिजन फिनिश होता है। अब तक हम दो टाइप के कॉम्प्लेक्स में या दो टाइप के फील्ड में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में था, नेक्स्ट कंपाउंड जिसमें हमें डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग देखनी है, वो है स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिएगा, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक, वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब देखिए वर्ग समतलीय क्या होता है, यही तो होगा Ml4। मेटल को 4 ही लिगेंड अप्रोच करेंगे, टेट्राहेड्रल में भी 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे थे, और स्क्वायर प्लेनर में भी 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वहां लिगेंड के जो आने का पैटर्न था वो अलग था, वहां टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही थी। यहाँ पर पैटर्न डिफरेंट होगा, यहाँ लिगेंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हुए मेटल को अप्रोच करेंगे, सो स्प्लिटिंग पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, तो वो हम समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। देखिए कैसे समझ सकते हैं, यहाँ से देखिएगा, यहीं से देखिए, दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, यहाँ से समझ में आएगा। हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को क्या बोल रहे थे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मेटल को 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर कब बन जाएगा, जब आप कोई 2 लिगेंड को हटा देंगे। कौन से 2 लिगेंड, वो 2 लिगेंड जो एक दूसरे के ट्रांसफर है, या तो आप इन दोनों को हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। देखो ये 2 लिगेंड और ये 2 लिगेंड आपने सामने रहेंगे, तो आप यहाँ प्लेन बनाएंगे ना, तो एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर आप इन दोनों लिगेंड को हटा देंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखो ये रहा है ना, ये 4 लिगेंड और ये मेटल। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी 2 लिगेंड को, वो लिगेंड जो एक दूसरे के आमने सामने है, उनको अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड से रिमूव कर दे तो जो ज्योमेट्री बचेगी उसे ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। है ना सिंपल। मैं फिर बोल रही हूँ कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड से 2 आमने सामने के, या मैं बोल दूं 2 ट्रांसपोजिशन पर प्रेजेंट लिगेंड को हटाने पर जो ज्योमेट्री आपको मिलती है वही स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक, अब देखो ये भी फिक्स है, यहाँ पे कौन से 2 लिगेंड नहीं रहेंगे, कौन से ऑक्टाहेड्रल फील्ड से कौन से 2 लिगेंड गायब करने पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा या स्क्वायर प्लेनर टाइप स्प्लिटिंग होगी। ठीक, वो ये है कि अगर आप ऑक्टाहेड्रल फील्ड में प्रेजेंट 2 ट्रांस लिगेंड जो कि z एक्सिस पर प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिएगा, जो कि z एक्सिस पर प्रेजेंट है, उनको अगर आप रिमूव कर दें तो बचे 4 लिगेंड की जो ज्योमेट्री होगी मेटल के साथ वो स्क्वायर प्लेनर होने वाली है।
ठीक है, तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसे बनने वाला है। ठीक, अब हम ये तो बता रहे हैं कि आप ऑक्टाहेड्रल फील्ड से जेड एक्सिस पर प्रेजेंट दोनों लिगेंड को रिमूव कर दोगे तो जो ज्योमेट्री बनेगी वो स्क्वायर प्लेनर है। लेकिन अगर आपके पास ये लिखा आ जाए डायरेक्ट ML4 कहीं भी आपको दिख जाए, जैसे ये लो, ये ML4 मैंने लिख रखा है, ठीक है, यहाँ भी ML4 लिख रखा है, ठीक है, यहाँ भी ML4 लिख रखा है, तो सिर्फ ये लिखा हुआ ये कॉम्प्लेक्स आपके पास है, कोई मेटल है और 4 लिगेंड है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले बताइए ये स्क्वायर प्लेनर है या फिर टेट्राहेड्रल है, हो गई ना कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई ऐसे कैसे बता दे, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा ना, ना ही तो इसकी कोई स्ट्रक्चर बनी हुई है, ना ही आपको ये दिखाई दे रहा है कि अगर स्ट्रक्चर बनी हुई भी है तो आपको ये, चलो स्ट्रक्चर बनी होगी तो आप बता ही देंगे टेट्राहेड्रल तो टेट्राहेड्रल बनी होगी, स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर बनी होगी। लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं बनी हुई है तो आपको ये नहीं पता कि कौन से 2 लिगेंड गायब है, जेड एक्सिस वाले गायब है कि नहीं पता चलेगा ना। तो उसके लिए एक ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है, ऑलवेज अप्लाई होगी। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं ना उनमें मेटल ऑलवेज D8 होती है, D8 कॉन्फ़िगरेशन वाली होती है, यानी जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 होता है ना, D8 ये बोल रही हूँ मैं, जिसकी d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, ऐसी मेटल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाती है। कब? जब ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो D8 कॉन्फ़िगरेशन वाली मेटल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाती है। बस यही ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, आप पहचान जाएंगे फिर तो। आप बस मेटल का कॉन्फ़िगरेशन देखो, D8 है तो फिर लिगेंड देखो स्ट्रॉन्ग है, डेट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, हम उसी कॉम्प्लेक्स की यहाँ बात करने वाले। एक चीज और, ये जो मैं आपको बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये चीज लागू होती है 3D के लिए। अगर यही ये जो मेटल है 4D और 5D हो, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D 8 हो या 5D 8 हो, 4D या 5D सीरीज के हो जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो लिगेंड चाहे कैसा भी हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर ही होना है। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकती हूँ, आप मेटल को देख लीजिए D8 है तो फिर आपको चेक करना होगा लिगेंड और मेटल 4D की है, 3D की है, 5D की है, उस अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो कि स्क्वायर प्लेनर है कि नहीं। तो इसके रेस्पेक्ट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये पॉइंट है, स्क्वायर प्लेनर complexes are formed by the metal ion having D8 configuration in presence of strong filled ligand। ठीक, हिंदी में लिखिएगा, D8 विन्यास वाले धातु आयन, क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतलीय संकुल बनाती है। ठीक है, अभी ध्यान रखना D8 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया, तो ये भी ध्यान रखना लिगेंड भी तो 4 होने चाहिए ना। ठीक है, तब क्या बनाएगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट वही है कि कैसे बनेगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जब आप ऑक्टाहेड्रल फील्ड से दो लिगेंड को जेड एक्सिस से हटा देंगे तो बनेगा। ठीक है, तो आप इसके स्टेप में लिखिएगा, इफ इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड फ्रॉम 6 लिगेंड, 2 लिगेंड कौन से, डेट इज ट्रांस टू ईच अदर, वो 2 लिगेंड जो एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे, हम जेड एक्सिस की बात करें तो एक्सिस तो सीधी होती है ना, एक जेड प्लस एक माइनस ऐसी होगी, तो एक दूसरे के ट्रांस पर ही हो गए वो लिगेंड। ठीक है, ट्रांस पर प्रेजेंट जो लिगेंड है उनको हटाना है। ठीक, तो फिर से बोल देती हूँ, इफ इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड फ्रॉम 6 लिगेंड, 2 लिगेंड दैट इज ट्रांस टू ईच अदर आर रिमूव फ्रॉम द जेड एक्सिस, देन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री विल बी ऑब्टेन। ठीक, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे, यदि ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय क्षेत्र के 6 लिगेंड में से जेड एक्सिस पर उपस्थित आमने सामने से आने वाले दोनों लिगेंड को हटा दिया जाए तो स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय सममिति प्राप्त होती है। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हम अब तक ये बात कर चुके हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, दूसरी ये बात कर चुके हैं कि आप
उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल फील्ड से कोरिलेट करते हुए हमने ये देख लिया कि कैसे होगी। आप 2 लिगेंड को हटा देंगे z एक्सिस से तो होगी, ठीक है। अब हम बात क्या हमने हमारी हेडिंग क्या थी, हमें देखना है स्प्लिटिंग, ठीक है। स्प्लिटिंग देखना है किस टाइप की स्प्लिटिंग होगी, बिल्कुल सिंपल है, आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि आप ऑक्टाहेड्रल फील्ड से माने कि देखो अब आप ये मान लीजिए ये z एक्सिस ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और z एक्सिस कौन सी जो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है ना, वो z एक्सिस है। हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर प्लेनर बनाना है। कैसे बनाएंगे, z एक्सिस जो आपकी तरफ आ रही है ना, z एक्सिस आपकी तरफ यानी इस फ्रंट फेस की तरफ और बैक फेस की तरफ जा रही है, ठीक है ना, वो माइनस में ये प्लस में, ये z एक्सिस है। इस z एक्सिस के प्रेजेंट ऑपोजिट साइड में जो 2 लिगेंड है उनको हटा दीजिए। तो एक तो ये वाली बॉल हटा दो, एक ये वाली बॉल, दोनों ब्लू वाली सामने वाली हटा दो। तो अब जो इनको गायब करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी वही क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा, देखिए ओवरऑल हम क्या देख पा रहे हैं, अब इस स्ट्रक्चर में z एक्सिस पर कोई लिगेंड नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ओवरऑल z एक्सिस पर कोई लिगेंड उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 लिगेंड मेटल को अप्रोच कर रहे हैं वो एक्स वाई एक्सिस या मैं ये बोल दूँ एक्स वाई प्लेन से कर रहे हैं। अगर आप ये प्लेन बनाओ ना ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पर z तो देखो आ ही नहीं रहा, z तो इसको इसके आगे और पीछे है, ठीक है। ये जो भी प्लेन बन रहा है वो x और y से मिलकर बना है, x एक्सिस और y एक्सिस। तो ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड मेटल को एक्स वाई प्लेन से अप्रोच करते हैं, ठीक। z एक्सिस पे कोई लिगेंड नहीं है। तो स्प्लिटिंग कैसे होगी, स्प्लिटिंग हमें पता ही है, लिगेंड जहां से आते हैं उन ऑर्बिटल वो लिगेंड जहां से भी आते हैं वहां पर जो भी डी ऑर्बिटल मेटल के प्रेजेंट होते हैं वो हाई एनर्जी में स्प्लिट हो जाते हैं, ये बात की थी हमने, ठीक है। और यहाँ बड़ा जो चेंजिंग हुआ है वो क्या हुआ है कि z एक्सिस पर गायब है जो लिगेंड है वही गायब है, z एक्सिस पर लिगेंड ही नहीं है। डेट मीन्स z एक्सिस पर जो भी ऑर्बिटल होगा वो इन लिगेंड से रिपल्शन फील नहीं करेगा, या रिपल्शन फील तो करेगा, देखो लिगेंड तो आ ही रहे ना, हालांकि इस वे में नहीं रहेंगे लेकिन है तो सही, तो बहुत ही कम रिपल्शन फील करेगा बजाय कि अदर लिगेंड के, उन लिगेंड के जो एक्स या वाई एक्सिस पर है या जो एक्स वाई एक्सिस से रिलेट है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में z एक्सिस से रिलेटेड जो भी डी ऑर्बिटल होंगे वो बहुत कम रिपल्शन फील करेंगे या ना के बराबर प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे बजाय कि उन लिगेंड के जो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक। दैट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ प्रतिकर्षण कम हो रहा है z एक्सिस पर, रिपल्शन कम हो रहा है, तो ये सबसे कम एनर्जी के बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे ना, सबसे कम। जब आप स्प्लिटिंग करते हो तो जहाँ रिपल्शन कम होता है उसको सब नीचे तो दिखाते हो आप, सबसे कम एनर्जी के। बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझना था। अब पहले तो उसको इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए फटाफट, इसकी लैंग्वेज दिस इज, यस लिखिएगा। आपको लिखना है ड्यू टू रिमूवल ऑफ 2 लिगेंड, एक मिनट, यस, ड्यू टू रिमूवल ऑफ 2 लिगेंड्स फ्रॉम द z एक्सिस द एनर्जी ऑफ dz square dyz dzx will be lower as there will be no repulsion or less repulsion at z axis। शायद समझ में आ गया होगा। यहाँ यही कहा गया है कि z एक्सिस से 2 लिगेंड को हटाने पर dz स्क्वायर dyz dzx, देखो तीनों में z आ रहा है, ठीक है ना, तीनों में z आ रहा है इसीलिए हमने इन तीनों को कंसिडर किया। z स्क्वायर dyz और dzx की एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि z एक्सिस पर रिपल्शन बहुत कम है ना के बराबर है, ठीक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लीजिएगा, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखाया था ना आपको उसके जस्ट बाद में लिखिएगा ये वाला, ये ऊपर जो हिंदी में लिखा है तो उसके बाद आप ये लिख लीजिए कि dz स्क्वायर dyz तथा dzx ऑर्बिटल की ऊर्जा कम हो जाएगी। नहीं, आप ऐसे लिखिए कि z अक्ष से
दो लिगेंड को हटाने पर dz² dz dzx की ऊर्जा कम हो जाएगी, क्योंकि z एक्सिस पर उपस्थित d ऑर्बिटल बहुत कम प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे। ठीक है, आगे लिख लीजिए। आगे देखिए, ये स्प्लिटिंग शो कर रखी है, बहुत ही अच्छा सा डायग्राम है, थोड़ा उलझा उलझा सा है, लेकिन समझ में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम वही शो करने वाले हैं कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड से कैसे स्क्वायर प्लेनर बन गया। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में ये स्प्लिटिंग पैटर्न होता है, देख लीजिए, ये वाला होता है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से डीजेनरेट डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग यहाँ शो कर दूँ तो आप फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ पूरी कहानी समझा रखी है, आपको ऐसे ही एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है, डी ऑर्बिटल मेटल के सारे डीजेनरेट होते हैं, संभ्रंश डी कक्षक है मेटल की। ठीक, फिर जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 6 लिगेंड मेटल को अप्रोच करते हैं तो स्प्लिटिंग का पैटर्न ये होता है, लोअर एनर्जी के T2g ऑर्बिटल और हायर एनर्जी के Eg ऑर्बिटल बनते हैं, जैसा कि एक्सिस से अप्रोच करते हैं लिगेंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। ठीक है, लेकिन स्क्वायर प्लेनर में तो होता ही नहीं ना। ऐसे स्क्वायर प्लेनर में तो 4 ही लिगेंड होते हैं, यहाँ हम 6 लिगेंड की बात कर रहे हैं। जब 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे तो ऐसा होगा, देखो यहाँ शो कर रखा है, यहाँ तक का पैटर्न क्या है, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड अष्टफलकीय क्षेत्र में ऐसा होता है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, स्क्वायर प्लेनर कब बनेगा, जब अष्टफलकीय क्षेत्र में उपस्थित z एक्सिस जो है वहां पर प्रेजेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन है उन दोनों को आप हटा देंगे तो आपको स्क्वायर प्लेनर मिलने वाला है। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकती हूँ कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कौन से 2 लिगेंड गायब है, जो z एक्सिस पर नहीं है। दैट मीन्स ये तो पैटर्न नहीं होगा स्प्लिटिंग का। क्या होने वाला है, z एक्सिस डी जो z ऑर्बिटल है, जो भी डी ऑर्बिटल है z एक्सिस से रिलेटेड है, उनकी एनर्जी कम होगी क्योंकि वहां पर लिगेंड नहीं है। स्क्वायर प्लेनर में z एक्सिस पर कोई लिगेंड नहीं है, एक्स वाई प्लेन में लिगेंड है। दैट मीन्स एक्स वाई की एनर्जी तो ज्यादा होगी और z वाली एनर्जी कम होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ यही शो करेंगे। देखिए यहाँ पे ये डी एक्स वाई है, एक्स वाई तो प्लेन में आ ही रहे हैं लेकिन स्क्वायर प्लेनर में। ठीक है, वाई जेड, तो यहाँ जेड आ गया, जेड पे कोई लिगेंड नहीं है तो रिपल्शन कम फील होगा। यहाँ पे डी जेड एक्स है, जेड पे कोई नहीं है तो रिपल्शन कम फील होगा इसके कंपेरिजन में। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकती हूँ एक्स वाई की एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये स्टेबलाइज हो गया। देखो डी वाई जेड डी जेड एक्स, क्योंकि जेड एक्सिस है यहाँ पे, ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी डी एक्स वाई से कम होगी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के दौरान। ठीक है, तो एक्स वाई हायर एनर्जी में स्प्लिट और वाई जेड जेड एक्स लोअर एनर्जी में। ठीक है, इन तीनों की बात हो गई। ठीक है, अब इन दो की बात करते हैं। इन दो में ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये डी जेड स्क्वायर है, तो जेड पे तो वही नहीं है, लिगेंड ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों की एनर्जी सेम तो होगी ना, स्प्लिट होंगे और जेड की एनर्जी कम होगी क्योंकि लिगेंड नहीं है तो प्रतिकर्षण कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा तो इसकी एनर्जी कम होगी और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ओवरऑल अब जो हमें स्प्लिटिंग पैटर्न शो हो रहा है वो ये हो रहा है। ठीक है, ये एनर्जी सीक्वेंस शो हो रहा है हमें कि सबसे नीचे वाई जेड जेड एक्स बन गया, फिर डी एक्स वाई बन गया, फिर डी जेड स्क्वायर बन गया, फिर डी एक्स वाई स्क्वायर बन गया। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में z एक्सिस पर कोई लिगेंड नहीं है। z एक्सिस पर लिगेंड नहीं है तो ये तो प्योर z एक्सिस, देखो प्योर डी जेड स्क्वायर है, यानी z वाला ही है ये, तो ये वही ऑर्बिटल जो प्योर z एक्सिस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो इसमें तो लिगेंड ही नहीं है तो इसकी एनर्जी एक्स वाई से ज्यादा हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ना, एक्स वाई प्लेन में है लिगेंड। तो फिर से स्प्लिटिंग दिखा रखी है देखो। ठीक है, तो इसको फिर से रीअरेंज करके दिखा रखा कि ओवरऑल ये स्प्लिटिंग पैटर्न नहीं होगी, ये होगा। फिर से रीअरेंज किया हुआ है कि जेड स्क्वायर जो है डी जेड स्क्वायर वो डी एक्स वाई स्क्वायर से लोअर एनर्जी का बनेगा। ठीक है, और डी एक्स वाई डी जेड स्क्वायर से हायर एनर्जी का बनेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको नीचे दिखाना है, इसको ऊपर दिखाना है। रीजन शायद समझ में आ गया होगा कि जेड एक्सिस पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये इससे कम एनर्जी का रहेगा और ये इससे ज्यादा एनर्जी का। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में आपको पता है इलेक्ट्रॉन है तो ये हायर एनर्जी का रहेगा।
ठीक है, ये ज़्यादा एनर्जी का रहेगा, और वाई जेड में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये कम एनर्जी का, तो ओवरऑल ये स्प्लिटिंग होती है ये वाली, ठीक है। ये और नीचे चले जाते हैं, ये और ऊपर, और जेड स्क्वायर एक्स वाई से भी नीचे, एक्स वाई जेड यहाँ से ऊपर, ठीक है। ये तो ओवरऑल अब समझ में आ गया होगा कि ये सीक्वेंस कैसे आया। अब देखिए इसमें z वाले सारे नीचे है, एक्स वाई और डी स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर है, ठीक है। अब कईयों को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि जेड स्क्वायर तो बिल्कुल प्योर जेड है, तो ये सबसे नीचे क्यों नहीं आया। तो देखो इसमें स्प्लिटिंग तो बहुत ज़्यादा हो गई। देखो यहाँ जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर की अगर आप बात करें ओवरऑल, तो यहाँ कहाँ से देखो कहाँ स्प्लिटिंग हुई, कितने नीचे आ गया, ठीक है। तो ये इतना ही आ सकता है, इतना भी नहीं आएगा, समझ रहे हो। इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होती है। और ये एनर्जी डिफरेंस है, अपर एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल और लोअर एनर्जी कंटेनिंग ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी डिफरेंस। इसे क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। इसे डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। बात किसकी कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर की, वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स की, तो एसपी लगाएंगे। ये एसपी रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को, ठीक। अब देखिएगा इस डायग्राम में क्या क्या लिखा हुआ है सब देख लीजिए। यहाँ एनर्जी आपको शो करनी है, ये बिल्कुल ये कभी नहीं भूलिएगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग है, ठीक है। फिर यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ कि कैसे जेड को स्टेबलाइज किया हुआ है, और फिर स्क्वायर प्लेनर में क्या क्या सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे आपको बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में शो करना है, ठीक। यहाँ पे ये है इन स्क्वायर प्लेनर फील्ड, ठीक है। ये जो स्प्लिटिंग पैटर्न है ये किस में है, वर्ग समतलीय क्षेत्र में, ठीक। दूसरी बात देखो यहाँ थोड़ा सा ये शो किया हुआ है ताकि आपको याद रहे कि कैसे हुआ है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड से आप जेड एक्सिस पर प्रेजेंट लिगेंड को हटा देंगे तो ये पैटर्न आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये एरो बना के शो कर रखा है, यहाँ से ऑक्टाहेड्रल फील्ड से स्टार्ट कर रखा है ये एरो, यहाँ से ये स्क्वायर प्लेनर फील्ड में जो स्प्लिटिंग आई है कैसे आई है, ऑन रिमूवल ऑफ जेड लिगेंड, जेड लिगेंड को हटाने पर ऐसा हुआ है, ठीक है। ये फिगर आप लिख लीजिएगा, क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, वर्ग समतलीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ठीक। एक और बात डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए हमने जस्ट इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ये देखा था कि डेल टी इज लेस देन डेल ओ होता है। ये क्या है, ये डेल ओ ही तो है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो क्या है, डेल ओ है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग है वो है, ठीक है। और डेल टी इससे कम होता है, ठीक है। और यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए आप ये डेल एस पी, ये डेल ओ से भी कितना ज्यादा है। देखो ओवरऑल देखो आप यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ आ रहा है इतना, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस देखिए, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस कितना ज्यादा है। डेट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ डेल एस पी इज ग्रेटर देन डेल ओ, एंड वी ऑलरेडी नोटेड डेल ओ इज ग्रेटर देन डेल टी, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकल के आता है यहाँ पे, ये आप एक ब्रैकेट में कहीं भी लिख लीजिएगा कि डेल एस पी इज ग्रेटर देन डेल ओ एंड इज ग्रेटर देन डेल टी, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है, ध्यान रखिएगा। आगे डेल एस पी मैंने आपको बता ही दिया क्या रिप्रेजेंट करा है, क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर, ठीक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट रह गया है तो पूछ लीजिएगा। बाकी मैंने एक एक पॉइंट डिस्कस किया है, शायद हिंदी में भी सारा बता दिया है, ठीक। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।